हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, कल जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको श्वास नली अर्थात फेफड़े की संरचना के बारे में बताया था कि फेफड़े मानव में एक जोड़ी पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ों में श्वास नली प्रवेश करती है। अब श्वास नली जो प्रवेश करती है तो वो आगे विभाजित होकर एक वृक्ष का निर्माण, एक शाखा जैसी संरचना का निर्माण करता है। शाखा जैसी जो संरचना है, जैसे एक वृक्ष के अंदर शाखाएं पाई जाती हैं, मेन उसका तना होता है और तना से अनेक शाखाएं और फिर शाखाओं पर पत्ती व पुष्प आती हैं। तो वो जिस तरह से उस वृक्ष में वो शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ही मानव के फेफड़े के अंदर भी श्वास नली विभाजित होकर शाखाएं जैसी संरचना बनाती है। इसीलिए हम इसे श्वसन वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने कल भी बताया था आपको, श्वास नली है ये वृक्ष गुहा में फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट करते ही विभाजित हो जाती है और श्वसनियों का निर्माण करती है। ये श्वसनी आगे चलकर और विभाजित होगी तो उस प्रकार से तृतीयक और द्वितीयक श्वसनी का निर्माण हो जाता है। ये श्वसनी आगे और विभाजित होकर श्वसनकाएं और श्वसनकाओं का निर्माण करती है। ये श्वसनकाएं और विभाजित होकर वायुकूपिकाओं का निर्माण करती हैं और वायुकोश में खुलती हैं। लगभग दोनों फेफड़ों में 60 करोड़ वायुकोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो इस शाखित संरचना है, इस शाखित संरचना को हम श्वसन वृक्ष के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, अब श्वसन वृक्ष के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली वक्ष गुहा में, ये यहाँ से वक्ष गुहा का पार्ट प्रारंभ हो जाएगा। इस वक्ष गुहा में विभाजित होकर श्वास नली फेफड़ों की ओर विभाजित होकर श्वसनी और श्वसनकाओं का निर्माण करती है, जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेती है। इसलिए इसे शाखित संरचना को हम श्वसन वृक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा से सुनिए। श्वास नली फेफड़े की ओर विभाजित होकर श्वसनी और श्वसनकाओं का निर्माण करती है, जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं। इसलिए इस शाखित संरचना को हम श्वसन वृक्ष कहते हैं। अब विस्तार से देखिए बेटा, प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है। श्वास नली बेटा वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद दो श्वसनियों का निर्माण करती है, जिन्हें क्रमशः दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी कहते हैं। दाएं फेफड़े में जो प्रवेश करती है उसे दाईं श्वसनी कहते हैं और जो बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है उसे बाईं श्वसनी कहते हैं। मानव की प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है, जो कि फेफड़े के अंदर लगातार उपविभाजित होकर द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। यह अर्थात ये जो द्वितीयक और तृतीयक जो श्वसनी बनी, ये आगे चलकर विभाजित होकर श्वसनकाएं तथा
श्वसन श्वसनकाओं का निर्माण करती हैं। श्वसन श्वसनकाएं आगे विभाजित होकर वायु कूपिकाओं का निर्माण करती हैं और वायु कूपिका वायु कोश में प्रवेश करती हैं अर्थात खुलती हैं। तो दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? दोबारा और सुनिए। श्वास नली फेफड़े की ओर विभाजित होकर, फेफड़ों की ओर प्रवेश करके विभाजित होकर श्वसनी और श्वसनकाओं का निर्माण करती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। इस शाखित संरचना को हम श्वसन वृक्ष कहते हैं। प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है जो कि आगे चलकर उपविभाजित होकर द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती हैं। ये आगे चलकर और विभाजित होकर श्वसनकाएं एवं श्वसन श्वसनकाओं का निर्माण करती हैं। श्वसन श्वसनकाएं विभाजित होकर वायु कूपिकाओं का निर्माण करती हैं और ये वायु कूपिकाएं वायु कोश में खुलती हैं। दोनों फेफड़ों में लगभग ये जो वायु कूपिका है ये श्वसनी और विभाजित हुई, श्वसनकाएं बनी, ये श्वसनकाएं और विभाजित हुई तो श्वसन श्वसनकाएं बनी, ये और विभाजित हुई तो वायु कूपिकाएं, और ये जो वायु कूपिकाएं हैं ये सभी वायु कोश में खुलती हैं। दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। अब बच्चों हेडिंग लिखिए आप, श्वसन वृक्ष, और श्वसन वृक्ष हेडिंग डालकर मेरे साथ साथ लिखें। श्वास नली डैश करके लिखेंगे बेटा। श्वास नली फेफड़े की ओर, फेफड़े की ओर विभाजित होकर, फेफड़े की ओर विभाजित होकर श्वसनी और श्वसनकाओं का निर्माण करती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं। इस शाखित संरचना को श्वसन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, श्वास नली फेफड़े की ओर विभाजित होकर श्वसनी और श्वसनकाओं का निर्माण करती हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं। इस शाखित संरचना को श्वसन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। श्वास नली है, छाती में अर्थात वक्षकोण में प्रवेश करने के बाद दोनों फेफड़ों में प्रवेश करेगी, विभाजित हो जाएगी, जिन्हें हम जो दाएं फेफड़े में प्रवेश करेगी उसे दाईं श्वसनी कहेंगे और जो बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है उसे हम बाईं श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी जो है और विभाजित होंगी जिससे शाखा युक्त संरचना बनती है जिसे हम श्वसन वृक्ष कहते हैं। श्वास नली थी बेटा, श्वसनी बन गई, श्वसनकाएं बन गई, श्वसन श्वसनकाएं बन गई और विभाजित हुई तो वायु कूपिका बन गई। इसी जो संरचना है शाखित जैसी संरचना, इसे हम श्वसन वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा,
प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है, एक श्वसनी प्रवेश करती है। प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है जो कि आगे चलकर अर्थात फेफड़े के अंदर आगे चलकर उपविभाजित होकर द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। साथ साथ लिखते चलो बेटा। प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है जो कि फेफड़े के अंदर प्रवेश करके द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। ये आगे चलकर श्वसनकाएं एवं श्वसनकाओं का निर्माण करती है। श्वसनकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा। प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है जो कि फेफड़े के अंदर आगे चलकर उपविभाजित होकर द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। ये आगे चलकर श्वसनकाएं और श्वसनकाओं का निर्माण करती हैं। श्वसनकाएं विभाजित होकर वायुकोशिकाओं का निर्माण करती हैं। वायुकोशिकाओं का निर्माण करती हैं। वायुकोशिकाएं वायुकोश में खुलती हैं। यहां लिखेंगे बेटा लास्ट लाइन। दोनों फेफड़ों में 60 करोड़ वायुकोशिकाएं पाई जाती हैं। लिख लीजिए बेटा इसको। वायुकोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 60 करोड़। देखो बेटा, श्वसन वृक्ष की बात करें, आप इसको लिखते चले, साथ साथ मैं इसको समझा देता हूं। श्वास नली जो है ये फेफड़े की ओर प्रवेश करेगी और विभाजित होकर यानी कि श्वसनी और श्वसनकाओं का निर्माण करती हैं। ये श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं। इस शाखा युक्त संरचना को श्वसन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। फिर लिखेंगे इसमें, प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है। जो दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है उसे दाईं श्वसनी कहते हैं और जो बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है उन्हें हम बाईं श्वसनी कहते हैं। जो कि फेफड़ों के अंदर आगे चलकर उपविभाजित होकर द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। ये आगे चलकर
श्वसनकाएं एवं श्वसन श्वसनकाओं का निर्माण करती हैं। श्वसन श्वसनकाएं और विभाजित होकर वायुकूपकाएं बनाती हैं और वायुकूपकाएं वायुकोश में खुलती हैं। दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायुकूपकाएं पाई जाती हैं। इसको लिखने के बाद इस डायग्राम को बना लें आप, ताकि ये समझ में आ जाएगा। फटाफट बना लीजिए बेटा इसको आप। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो वायुकूपिका। आखिर वायुकूपिका की संरचना क्या है, आप उसको बनाओ बेटा। ये लिख लिया होगा आपने, ये डायग्राम बनाओ। मैं आपको वायुकूपिका के बारे में तब तक बताता हूं। प्रत्येक जो वायुकूपिका है ये अत्यंत सूक्ष्म और एक प्यालेनुमा संरचना होती है। वायु जो कूपिका है ये अत्यंत सूक्ष्म और प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। वायुकूपिका जो है इसका जो व्यास है ये 0.2 mm होता है। इसकी भित्ति अत्यंत पतली होती है। वायुकूपिका की जो भित्ति है यह अत्यंत पतली होती है, जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है, क्योंकि रक्त से ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। वायुकूपिका की जो भित्ति है वो अत्यंत पतली होती है, जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। वायुकूपिका में गैसों का जो विनिमय है, गैसों का जो आदान प्रदान है, इसके ऊपर स्थित महीन श्वसन झिल्ली द्वारा होता है। वायुकूपिका के ऊपर एक श्वसन झिल्ली पाई जाती है, बहुत पतली। उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब बात यह है बेटा कि श्वसन झिल्ली का निर्माण किससे होता है। वायुकूपिका जो है इसकी एपिथेलियम जो कोशिका है उसकी आंतरिक झिल्ली और मध्य में से आधारी जो सेल होती है, आधारी जो सेल है उसके द्वारा श्वसन झिल्ली का निर्माण होता है। वायुकूपिका की जो भित्ति है वह सल्की उपकला ऊतक की बनी हुई होती है और श्वसनी और श्वसनकाओं की जो आंतरिक भित्ति है वो पक्षमा उपकला ऊतक द्वारा बनी हुई होती है। ये आपकी वायुकूपिका हो गई बेटा। आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा। एक बार और देखो बेटा, श्वास नली है, फेफड़ों में प्रवेश करेगी, प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी का निर्माण करेगी। ये श्वसनकाएं और श्वसनकाओं का निर्माण करेंगी और श्वसनकाएं वायुकूपिकाओं का निर्माण करती हैं। वायुकूपिका वायुकोश में खुलती हैं और दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायुकूपिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो शाखायुक्त संरचना है, इस शाखायुक्त संरचना को हम श्वसन वृक्ष के नाम से जानते हैं। वृक्ष की उपाधि इसलिए दी है क्योंकि जिस प्रकार से वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, ऐसे ही जो श्वसन तंत्र है उस श्वसनी के जो श्वास नली है वो आगे चलकर और अनेक शाखाएं बनाती है, इसलिए हम इसे श्वसन वृक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने उतार लिया होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक लिखना है आपको वो है वायुकूपिका। वायुकूपिका हेडिंग लिख लीजिए। इसके बाद में आप वायुकूपिका हेडिंग लिख लो बेटा, स्टार बना के हेडिंग लिख लीजिए आप, वायुकूपिका। देखो बेटा, वायुकूपिका अत्यंत सूक्ष्म, वायुकूपिका अत्यंत सूक्ष्म एवं
प्यालेनुमा संरचना होती है। वायुकूप का अत्यंत सूक्ष्म एवं प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इसकी भित्ति अत्यंत पतली होती है, जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। वायुकूपिका में गैसों का विनिमय, गैसों का जो आदान प्रदान है वह इसके ऊपर स्थित जो गैसों का आदान प्रदान है वो श्वसन झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन झिल्ली का निर्माण वायुकूपिका की एपिथेलियम कोशिका की आंतरिक झिल्ली एवं मध्य में स्थित आधारी झिल्ली से होता है। ठीक है बेटा, वायुकूपिका की भित्ति सल्की उपकला की बनी होती है और श्वसनकाएं एवं श्वसनकाएं जो हैं इनकी आंतरिक भित्ति पक्षमाल उपकला द्वारा बनी अर्थात ढकी रहती है। वायुकूपिका अत्यंत सूक्ष्म एवं प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है, जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इसकी भित्ति लिखते चलो बेटा साथ साथ में, इसकी भित्ति अत्यंत पतली होती है, इसकी भित्ति अत्यंत पतली होती है, जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। वायुकूपिका अत्यंत सूक्ष्म एवं प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इसकी भित्ति अत्यंत पतली होती है, जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। वायुकूपिका में गैसों का आदान प्रदान अर्थात गैसीय विनिमय इसके ऊपर स्थित श्वसन झिल्ली द्वारा होता है। वायुकूपिका में गैसीय विनिमय इसके ऊपर स्थित श्वसन झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन झिल्ली का निर्माण वायुकूपिका की एपिथेलियम सेल की आंतरिक झिल्ली एवं मध्य में स्थित आधारी झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है बेटा, वायुकूपिका अत्यंत सूक्ष्म एवं प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इसकी भित्ति अत्यंत पतली होती है, जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है।
द्वितीय पिंड में इसके ऊपर स्थित श्वसन झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन झिल्ली का निर्माण वायुकुपिका की एपिथेलियम कोशिका की आंतरिक झिल्ली अर्थात अंत्य झिल्ली एवं मध्य में स्थित आधारी झिल्ली द्वारा होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा, वायुकुपिका की भित्ति उपकला अर्थात सल की उपकला भित्ति सल की उपकला द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, श्वसनी और श्वसनकाओं की आंतरिक भित्ति पक्षमाव उपकला द्वारा ढकी रहती है। लिख लीजिए बेटा, इसको फटाफट बता दिए। वायुकुप का श्वसन वृक्ष दोनों खत्म हो गए आपके सामने। श्वसन वृक्ष श्वास नली फेफड़ों की ओर विभाजित होकर श्वसनी और श्वसनकाओं का निर्माण करती है, जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेती है। इस शाखित संरचना को हम श्वसन वृक्ष कहते हैं। वायुकुप का भी हम अध्ययन कर रहे थे, तो वायुकुप का अत्यंत सूक्ष्म एवं प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इसकी भित्ति अत्यंत पतली होती है, जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। वायुकुपिका में गैसों का आदान प्रदान इसके ऊपर स्थित देखो श्वसन झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा? श्वसन झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन झिल्ली का जो निर्माण है यह वायुकुपिका की एपिथेलियम कोशिका की अंत्य झिल्ली एवं मध्य में स्थित आधारी झिल्ली द्वारा होता है। वायुकुपिका की भित्ति सल की उपकला द्वारा बनी होती है, जबकि श्वसनी और श्वसनकाओं की आंतरिक भित्ति पक्षमाव उपकला द्वारा ढकी होती है। उतार लीजिए बेटा, इसको जल्दी से फटाफट उतार लीजिए आप इसको। इसके बाद में आपका जो टॉपिक आएगा वो है श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की जो क्रियाविधि है वो 2 चरणों में पूर्ण होगी। एक तो इंस्पायरेशन है, एक एक्सपायरेशन है। इसको उतारो जिससे आगे चले हम। देखो बेटा, इसके बाद टॉपिक है आपका श्वसन की क्रियाविधि। अगला टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि। हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि की बात करें बेटा हम, तो जो श्वसन की क्रियाविधि है वह 2 चरणों में पूर्ण होती है। अगला हेडिंग श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि देखो बेटा, आपको पहले मैं वैसे ही समझा देता हूं। श्वसन की जो क्रियाविधि है ये 2 चरणों में पूर्ण होगी। एक तो अंतः श्वसन जिसको नीच श्वसन कहते हैं, दूसरा बाह्य श्वसन जिसको उच्च श्वसन कहते हैं। देखो बेटा, एक श्वसन क्रिया कब पूर्ण होती है? देखो, सांस अंदर ली,
अंदर ली अंत श्वसन, छोड़ दी बाह्य श्वसन। अब आखिर होता कैसे है? अंत श्वसन जो है, इंस्पायरेशन जो है, वह एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी है? सक्रिय प्रक्रिया, जो कि डायफ्राम क्या होता है आपको पहले बताया था मैंने। डायफ्राम जो पेशीय संरचना है, ये बक्षगुहा को देह यानी उदर गुहा से अलग करने का कार्य करता है। अब यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। कौन सी बेटा? अंत श्वसन, इंस्पायरेशन, जो कि डायफ्राम एवं बाह्य अंतरापक्ष पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। जब डायफ्राम और अंतरापक्ष जो पेशियां हैं, इनमें संकुचन होगा तो अंत श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये जो पेशियां हैं, अंतरापक्ष जो पेशियां हैं, ये पसलियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब जब डायफ्राम संकुचित हुआ तो डायफ्राम चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिससे बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं पसली जो है वो ऊपर की ओर अर्थात बाहर की ओर प्रतीत हुई, यानी कि बाहर की ओर खिंच जाती हैं, खिंच जाएंगी। अब खिंचने के साथ क्या होगा? फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, और जब फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। अब जब दाब अंदर कम बाहर ज्यादा, वो बेटा कौन सा? विसरण दाब। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी की जो बॉटनी पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, उसके अंदर पहला चैप्टर है आपका, उसके अंदर परासरण विसरण यही है। तो विसरण क्या होता है बेटा? कि पदार्थ के कणों का, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। और वो भी कब? साम्य अवस्था तक। जब तक साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाएगी तब तक ये विसरण की क्रिया होती रहती है। ठीक है बेटा? तो जब बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो जिससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, जब फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, तो बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाती है। यह तब तक होगा जब तक, यानी कि फेफड़ों का जो दाब है वो बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। इस क्रिया में 2 सेकंड का समय लगता है। तो ये तो अंत श्वसन हो गया बेटा। बाह्य श्वसन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर ली, इसको तो अंत श्वसन कह रहे हैं, और CO2 को बाहर निकालना बाह्य श्वसन कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के तत्पश्चात CO2 गैस प्राप्त होगी। ठीक है ना? इसके अलावा ऊर्जा भी बनेगी, ठीक, और इसके अलावा जल भी निर्मित होता है। इस क्रिया को हम क्या कह रहे थे? श्वसन कह रहे थे। कि एक जीवित कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल, CO2 और ऊर्जा का निर्माण होना श्वसन कहलाता है। अब बाह्य श्वसन में CO2 को बाहर निकालेंगे। यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है, वो सक्रिय था, यह निष्क्रिय है, इसलिए इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। इसमें किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता है। लेकिन जो पसलियां हैं वो वापस अपनी स्थिति में आना चाहती हैं, जिससे डायफ्राम अनुशीतलन हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे बक्षगुहा में दाब बढ़ जाएगा। बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो अंदर से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अब बेटा श्वसन की क्रिया विधि है, इसमें 2 डायग्राम आएंगे, तो आप साथ के साथ मेरे साथ इसको बनाते जाएं। अब हम सबसे पहले श्वसन की क्रिया विधि की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक लाइन लिख देंगे कि श्वसन की क्रिया विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है।
श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है आपका अंत्य श्वसन, इसको हम नी श्वसन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंस्पायरेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं इसको। और दूसरा है आपका सामने बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन को उच्च श्वसन भी कहते हैं, इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, यह सक्रिय प्रक्रम है, यह निष्क्रिय प्रक्रम है। इसमें 2 सेकंड का समय लगता है, इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले अंत्य श्वसन को समझना है हमें। मैंने बता दिया बेटा कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में अंदर देना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना अंत्य श्वसन कहलाता है। यह एक सक्रिय प्रक्रम है जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। अब सक्रिय प्रक्रम है जो कि डायफ्राम और बाह्य अंतराकर्षक पेशियों के संकुचन से प्रारंभ होती है। ठीक है बेटा, अब प्रारंभ होगी तो इसमें क्या होगा, ये जो पेशियां हैं ये पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसमें जब डायफ्राम संकुचित होगा, जब डायफ्राम संकुचित होगा तो वह चपटा हो जाता है, जिससे बक्षद्वार का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, और पसलियां ऊपर की ओर अर्थात बाहर की ओर खिंच जाती हैं, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों में अर्थात फेफड़ों का आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है और बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर खींच लिया जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वायु ऊतकों में दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर ना हो जाए। बेटा देखो, जब अंदर दाब कम हो गया, बाहर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बाहर से अंदर आएगा, और जब दोनों लेवल बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे ही अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा, तो अंदर से बाहर की ओर यानी पदार्थ के कण विसरण करेंगे, अर्थात विसरण की क्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। विसरण क्या होता है बेटा, कि पदार्थों, कोई भी पदार्थ है, ठोस द्रव गैस, तो पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। ठीक है बेटा, तो अंत्य श्वसन हो गया। अब बाह्य श्वसन में यह निष्क्रिय प्रक्रम है, अर्थात शरीर से अर्थात फेफड़ों से CO2 का वायुमंडल में यानी कि मुक्त होना बाह्य श्वसन कहलाता है। निष्क्रिय प्रक्रम है तो इसमें किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता है, बल्कि जो पसलियां हैं वो वापस से अंदर पूर्व स्थिति में आना चाहती हैं, जिससे डायफ्राम अनुशीतलन हो जाएगा। ठीक, अंदर दाब बढ़ जाएगा, बाहर दाब कम हो जाएगा, तो फेफड़ों से जो CO2 है वह बाह्य वातावरण में छोड़ दी जाती है। इसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें 3 मिनट का समय लगता है, इसमें 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है बेटा, आगे अगली क्लास में